नमस्कार मित्रों। मित्रों, जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है त्रिफला ज्योतिष। त्रिफला ज्योतिष बुक में हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं शतमंजरी श्लोक और शतमंजरी राजयोग। और शतमंजरी राजयोग का मतलब हो गया, शत का मतलब 100 होता है। और इस चैप्टर में ये जो शतमंजरी राजयोग वाला चैप्टर है, इसमें आप पाएंगे कि 100, शत का मतलब 100 होता है ना, 100 योग दिए गए हैं, जिनमें से हमने कुछ पढ़ लिए और कुछ अब हम आगे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था महाकाल योग तक, आज हम पढ़ेंगे श्री योग। वो कह रहे हैं कि लगन से नवम स्थान के स्वामी लगन से दशम स्थान के स्वामी के साथ यदि केंद्र में हो, तो हमें ये समझना चाहिए चार्ट पर। तो कह रहे हैं कि लगन से नवम और दशम के स्वामी, लगन तो ये हो गया, तो लगन से नवम और दशम के स्वामी कहाँ हो? यदि केंद्र में हो और उन पर यदि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो तो श्री योग होता है। इस योग वाला जातक 64वें वर्ष में बहुत उच्च अधिकार पद को प्राप्त करता है। आगे लिखते हैं, हमारे विचार से नवमेश और दशमेश की महादशा बहुत उत्तम जाएगी। कह रहे हैं कि संबंध किसका आ जाए? नाइन्थ लॉर्ड का और टेंथ लॉर्ड का आपस में पीएसी हो जाए, युति हो जाए तो बहुत ही अच्छा। और केंद्र स्थानों में ही ये युति यह हो जाए, तब कौन सा योग होता है? श्री योग। और कब ये फलित होता है? जातक जब 64वें साल में हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि इस समय ये जो अंतशांत दशा जाएगी बहुत शुभ जाएगी। लेकिन एक और बात कहते हैं किंतु यदि अष्टमेश और एकादशेश दोनों का नवमेश दशमेश से योग हो तो यह अत्यधिक निर्बल हो जाएगा। यह भी समझना चाहिए कि अगर नाइन्थ लॉर्ड का या टेंथ लॉर्ड का किसी भी तरह से एट्थ लॉर्ड से या 11th लॉर्ड से रिलेशन बने तो ये योग काम नहीं करेगा। अब कैसे योग बन जाए, इस चीज को हमें समझना चाहिए। इसको मैं, ठीक है, कैसे बन जाए, तो इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं एक इसी चार्ट पे बता देती हूँ। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर 10 साइन है, कैप्रिकॉन है, और यहाँ पर कुंभ, मैं हिंदी में बोलती हूँ, यहाँ पर मकर राशि है और यहाँ पे कुंभ राशि है। तो फिर यहाँ पर 9 नंबर राशि है, यानी कि धनु राशि होगी। तो लगन में गुरु और शनि की युति हो रही हो तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा योग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वो एकादशेष भी हो गए। अब इसी तरह से अगर हम समझे कि यहाँ पर 10 नंबर राशि हो, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 1, तो इसका मतलब हो गया कि शनि और गुरु की युति तो हुई। अच्छा योग है कि नाइन्थ लॉर्ड टेंथ लॉर्ड के साथ पीएसी करा तो श्री योग। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो शनि है वो एट्थ लॉर्ड भी है तो यह योग निर्बल हो गया। देखिए लिखा है अत्यधिक निर्बल हो जाएगा, उतना फल शायद ना मिल पाए जितना एक्चुअली मिलना चाहिए था। तो इसको कहते हैं श्री योग। आगे पढ़ते हैं हम मृदंग योग के बारे में। मृदंग योग क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। यहां से ये हटा देते हैं। लाभेश यदि परम उच्च हो, लाभेश यानी कि 11th लॉर्ड अगर परम उच्च हो, तो लाभेश परम उच्च, एक चार्ट तैयार करते हैं पहले। तो लाभेश आप जानते हैं 11th लॉर्ड होता है। परम उच्च के डिग्रीज को देखना पड़ेगा। डिग्री को के हिसाब से उन्होंने साफ साफ कंडीशन कह दी है कि परम उच्च हो। अगर कहते केवल उच्च का है तो हम उस राशि में बैठा देते, लेकिन अब यहाँ कंडीशन क्या कही है कि परम उच्च। तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर 7 है, तो लाभेश कौन बने? शुक्र बने।
और शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री के उच्च के होते हैं। तो चलिए इन्हें 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यहाँ पे शुक्र को 27 डिग्री के कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि लाभेश यदि परम उच्च हो, जिस राशि जिस अंश पर परम उच्च होता है उस अंश पर और शुक्र के साथ हो। ओ हमने यहाँ पर शुक्र को ही ले लिया, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ चेंज कर देते हैं। हम यहाँ शुक्र को नहीं लेते क्योंकि वो कह रहे हैं शुक्र के साथ हो, ये नहीं कह रहे कि शुक्र खुद ही हो। एनीवे अगर हम यहाँ चेंज करें, हम माना कहते हैं कि यहाँ पे 11 नंबर राशि, तो लाभेश कौन बने? शनि। लाभेश बन गए शनि। शनि कहाँ पर उच्च के होंगे? 7 नंबर राशि में। तो 7 नंबर राशि में, तुला राशि में उच्च के होगा। और कितनी डिग्री पे उच्च के होते हैं? 20 डिग्री पर। शनि 20 डिग्री के तुला राशि में है, तुला में। सही है। अब देखिए कहते हैं शुक्र के साथ हो। चलिए शुक्र के साथ बिठा देते हैं। आगे देखते हैं। उसका स्वामी लगन से केंद्र में हो। उसका स्वामी लगन से केंद्र में हो। शुक्र, ये हम क्या पढ़ने लगे? हाँ जी, शुक्र के साथ हो तथा लाभेश और शुक्र जिस राशि में हो उसका स्वामी लगन से केंद्र में हो। तो यहाँ पर तो वो शुक्र के साथ है और शुक्र खुद ही स्वामी है, तो लगन से केंद्र में ही है। तो इस योग को कहते हैं मृदंग योग। किसी और उस पे भी लगा कर देखेंगे अभी हम चार्ट पे। ऐसे जातक का भाग्योदय 40वें वर्ष की अवस्था के बाद होता है। इसी मृदंग योग को हम एक और चार्ट पे लगा कर देख लेते हैं। दूसरे चार्ट पर लगाएं। एक सेकंड। इसको अब हम दूसरे चार्ट पे हम कहते हैं कन्या लगन का चार्ट है। तो कन्या लगन के चार्ट में कौन बनेंगे? लाभेश चंद्रमा। तो चंद्रमा उच्च के कहाँ होते हैं? 2 नंबर राशि में। यहाँ पर भी ये शुक्र हो गए, तो यहाँ पर भी हमारा काम तो नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें शुक्र के साथ बिठाना है ना। तो अब हम क्या करते हैं इसको, कोई और लेते हैं। मीन लगन ले। तो मीन लगन में लाभेश कौन बनेंगे? शनि खुद बनेंगे। तो शनि के केस में फिर शुक्र आ जाते हैं। हम्म, तो शनि वाला केस भी नहीं ले सकते, तो हम कौन सा केस ले? अगर हम मिथुन राशि लें तो यहाँ पर मंगल आ जाएगी। चलिए मंगल को लेते हैं। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। 10 नंबर राशि में मंगल होते हैं उच्च के, और ये किसके साथ हो? शुक्र के साथ हो। कंडीशन यही तो है मृदंग योग की। चलिए मृदंग योग में क्या बोला है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कहते हैं लाभेश परम उच्च हो। जिस राशि में परम उच्च होता है शुक्र के साथ हो, उनका स्वामी लगन से केंद्र में हो। चलिए आज ये बना लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मंगल हमने कहा लाभेश है, और मंगल कितनी डिग्री पे उच्च के होते हैं? मकर राशि में 28 डिग्री में। ठीक है, हमने मकर राशि में बिठा दिए, शुक्र के साथ बिठा दिए। और जो स्वामी है यानी कि शनि है, वो लगन से केंद्र में हो। तो किसी भी घर में बिठा देते हैं, चलिए लगन में बिठा देते हैं। नहीं, तो ये योग क्या कहलाएगा? मृदंग योग कहलाएगा। ऐसा जातक की भाग्योन्नति 40वें वर्ष की अवस्था में होती है। अगला योग पढ़ते हैं। अगला योग कहता है, जिसका नाम है शारद। यह योग शारद कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इस श्लोक के दो अर्थ हो सकते हैं। यदि लगन वर्ग उत्तम हो, लग्नेश लगन में शुभ ग्रह के साथ हो और लाभाधिप से संदृष्ट हो या देखा जाता हो। इसको समझना पड़ेगा। अभी यदि लगन वर्ग उत्तम हो, ठीक है, हमने कोई भी एक लगन ले लिया, हमने यही ले लिया जो यहाँ पर हमने लिया हुआ है। मिथुन लगन ही ले लेंगे। ठीक है, चलिए मिथुन लगन ले लेते हैं। 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। ठीक है। अब मिथुन लगन वर्गोत्तम कैसे होगा? अब बात कंडीशन ये आती है, तो मिथुन लगन वर्गोत्तम होने का मतलब होता है कि जब जो D1 में लग्नेश है वही D9 में भी लगन में आ जाए। तो ये कैसे आएंगे? तो हम जानते हैं कि मिथुन राशि की जो काउंटिंग होती है वो शुरू होती है यहां से, मतलब तुला राशि से। तो मिथुन राशि तुला राशि से नवम है। तो नवम होने की वजह से लगन यहाँ से नवम होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ D1 का लगन नवम नवमांश में हो, नवम नवांश का मतलब हो गया आखिरी नवांश 30 डिग्री तक, 26 40 से 30 डिग्री तक हो, तो ये नवम नवांश बनेगा। नवम नवांश में हो तब ये लगन वर्गोत्तम हो जाएगा। ठीक है। चलिए कंडीशन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि लग्नेश लगन में शुभ ग्रह के साथ हो। लग्नेश कौन है यहाँ पर? लग्नेश है बुध, और लगन में ही हो और शुभ ग्रह के साथ हो। हम कह रहे हैं गुरुदेव के साथ हैं। आगे, और लाभाधिप से संदृष्ट हो। अब यहाँ पर आता है लाभाधिप। लाभाधिप का मतलब है लाभेश से संदृष्ट हो, यानी कि मंगल उन्हें देख ले। यहाँ पर हमने मंगल से दृष्ट कर दिया इन्हें, तो यह योग बनते हैं। आगे भी लिखा है, यदि लगन वर्गोत्तम हो और लग्नेश शुभ ग्रह से युक्त हो और लाभेश से देखा जाता हो तो शारद योग होता है। इसको कहते हैं शारद योग। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति 54वें वर्ष में प्रबल भाग्योदय होता है। ठीक है, तो इसको भी हमें समझना चाहिए कि किसी की कुंडली में शारद योग लगा हो तो बता देना चाहिए कि आपका भाग्योदय कब होगा? 54वें वर्ष में होगा। चलिए आगे बढ़े। अगले इसमें बोला है, इसका नाम है, नाम तो गज केसरी तो दिया है लेकिन कुछ और दिया है, इसको पढ़ते हैं। यदि लाभेश नवमेश और द्वितीय या द्वितीयेश, वो एक ही कंडीशन लेनी है, या तो लाभेश या नवमेश या द्वितीयेश, इनमें से कोई भी ग्रह चंद्रमा से केंद्र में हो। यदि बृहस्पति द्वितीय नवम और लाभ का मालिक हो तो 16वें वर्ष की अवस्था में भाग्योदय होता है। एक्चुअली यहाँ ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर मैं इसको D1 मान लेती हूँ। ठीक है। तो अगर हम मिथुन लगन का ही चार्ट ले रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, इन्होंने कहा है किताब में कि द्वितीय यानी कि सेकंड लॉर्ड, या फिर नाइन्थ लॉर्ड, या फिर 11th लॉर्ड। देखिए और लिख दिया ना, या लिख दिया, लाभेश नवमेश या द्वितीयेश, इनमें से कोई भी एक चंद्रमा से लगन में हो, लगन से चंद्रमा से केंद्र में हो। तो चंद्रमा हम कह रहे हैं माना यहाँ है, तो चंद्रमा से केंद्र में होने का मतलब यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, या यहाँ हो सकते हैं। तो कोई भी एक, ऐसा नहीं कि तीनों का होना जरूरी है। और साथ साथ वही बृहस्पति से भी केंद्र में हो। ठीक है। तो हम गज केसरी योग का तो ये जानते हैं कि जब चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में होते हैं तो क्या होता है? गज केसरी योग होता है। तो कह रहे हैं कि लाभेश नवमेश या एकादशेश भी अगर चंद्रमा से केंद्र में हो तो एक बहुत अच्छा योग बनता है, और ऐसे में जातक का भाग्योदय 16वें वर्ष में ही हो जाता है। ये बहुत सुंदर योग हो गया है ना। इसी तरह से 14वां इन्होंने श्लोक बोला है, इसको भी हमें समझना चाहिए। नवमेश जिस नवांश में हो उस नवांश का स्वामी बृहस्पति के साथ धन स्थान में हो, और चतुर्थ स्थान में यदि भाग्येश हो तो बहुत विशेष भाग्य उदय होता है। मूल श्लोक में बृहस्पति को धन स्थान में कहा है, पुनः बृहस्पति को चतुर्थ स्थान में कहा है, यह नहीं हो सकता। अच्छा, तो यहाँ पे ये कंट्राडिक्टरी हो गया।
पर ये तो समझ जाना चाहिए हमें कि यदि नवेश जिस नवांश में हो उस नवांश का स्वामी बृहस्पति के साथ धन स्थान में हो, तो हम ये एक अच्छा योग बन जाता है कि नवमेश, नवमेश क्या बोला है, नवमेश जिस नवांश में हो, कि ठीक है हम क्या करते हैं यहाँ पर मान लेते हैं 5 नंबर है, सूर्य है, और सूर्य है पहले ही नवांश में मान लेते हैं। ठीक है, सूर्य माना यहाँ मीन राशि में बैठे हैं और पहले ही नवांश में है, तो कर्क का नवांश बनाइए। ठीक है, तो कर्क के नवांश कर्क के साथ कर्क का नवांश बना यानी कि चंद्रमा का बना। तो चंद्रमा का बना तो उस नवांश का स्वामी चंद्रमा बृहस्पति के साथ कहाँ बैठ जाए, यहाँ गुरु और चंद्रमा दोनों लाभ स्थान पे बैठ जाए। तब क्या बनेगा, ये एक बहुत अच्छा धन योग बन जाएगा, और बहुत अच्छा। ठीक है ना, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला कह रहे हैं, उसके ऊपर वाले का कोई नाम नहीं दिया था इन्होंने। फिर आगे कहते हैं अगला, कह रहे राहु जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी यदि लगन से त्रिकोण में हो और मंगल उच्च राशि में स्थित हो होकर बलवान हो, नवम भाव का स्वामी यदि सप्तम में हो तो जातक भूमिनाथ और किले का अधिनाथ होता है। इसको बहुत अच्छे से समझकर देख लेते हैं, यानी कि खूब भूमिपति होता है ऐसा कहा जा रहा है। चलिए इसको समझते हैं। कहते हैं कि राहु जिस राशि में हो, हमने कहा कि राहु यहाँ पर 7 राशि में है। अब आगे, उस राशि का स्वामी यदि लगन से त्रिकोण में हो, ठीक है, लगन से त्रिकोण का मतलब कोई यहाँ तो यहाँ या यहाँ या यहाँ, तो हमने कहा शुक्र यहाँ है 7 8 5 नंबर राशि में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर राहु जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी लगन से त्रिकोण में है और मंगल उच्च राशि में स्थित होकर बलवान हो। ठीक है, मंगल को उच्च राशि में बैठा देते हैं और बलवान कर देते हैं। बलवान शब्द का मतलब देखिए क्या होता है, केवल उच्च राशि में बैठ जाना बलवान नहीं, अंशात्मक मान भी अच्छे होने चाहिए। अंशात्मक मान या तो लगन की डिग्री के बराबर हो, है ना, अंशात्मक मानों में कमजोर नहीं होना चाहिए, यानी कि पहले नवांश में ना हो आखिरी नवांश में ना हो। आगे बढ़ते हैं। बलवान हो, नवम भाव का स्वामी यदि सप्तम में हो। चलिए नवम भाव का स्वामी कौन है, सूर्य। सूर्य यहाँ आ गए 3 नंबर में। तो ऐसी कंडीशन में जातक भूमिनाथ और किले का अधिनाथ होता है, मतलब काफी प्रॉपर्टी शॉपर्टी वाला, जमीन जायदाद वाला होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर बनती है तो इन्होंने योग का नाम नहीं लिखा, बस ये बताया है कि ऐसा व्यक्ति के पास ऐसे ऐसे होता है, काफी प्रॉपर्टी होती है। तो आशा है ये योग आपको पसंद आ रहे होंगे। कमेंट जरूर कीजिए, अपने चार्ट में चेक कीजिए कि क्या ये ऐसे कोई योग आपके चार्ट में बन रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।